अमन चोपड़ा साहब कुछ कह रहे हैं, सुनिए तो एक बारी। न्यूयॉर्क टाइम्स का धंधा ये भारत विरोधी एजेंडा। न्यूयॉर्क टाइम्स जो है भारत के खिलाफ दुष्प्रचार का सबसे बड़ा हथियार है, दुष्प्रचार का सबसे बड़ा सुपरस्टार है। अगर कोई है तो न्यूयॉर्क टाइम्स है। खून खलेगा। अच्छा जी सर, पता है सबसे बड़ी गलती क्या हो गई कि आपकी बात ना सिर्फ मेरे तक पहुंच गई। सुनिए सर, 21 दिसंबर की बात है, साल 2021 की बात है। ये न्यूयॉर्क टाइम्स में ये रिपोर्ट छपी थी श्री नरेंद्र मोदी जी के हर घर जल योजना के बारे में, जो बिहार की हर घर जल योजना पर आधारित है। इस रिपोर्ट में नरेंद्र मोदी सरकार के प्रयास को तवज्जो दी गई थी, इसकी बात हुई थी। शायद इसको पॉजिटिव खबर ही कहते हैं, नेगेटिव तो नहीं कहते होंगे। यही बिल्कुल सेम टोन मैं देख रहा था सुधांशु त्रिवेदी की थी। ये न्यूयॉर्क टाइम्स और खरीज टाइम्स में एक बार बताइएगा, जो कभी भारत के बारे में कितनी बार पॉजिटिव न्यूज़ आपने सुन पड़ी है? 30 साल का रिकॉर्ड बता रहा हूं। अंजन ओम कश्यप जी के शो पे वही चीज बोल रहे थे, आक्रामक तेवर पे। आक्रामक तेवर पे इसलिए बोला जाता है कि सामने वाले की साइकोलॉजी पर बिल्कुल ऐसा इंपैक्ट पड़ेगी, सही बोल रहा है। लेकिन दोनों के झूठ को मैंने रिप्लाई यहां पर दे दिया है। फिर इसके बाद क्या होता है कि वह झूठ फैलाते हैं। ये क्या कहते हैं ये लोग कि न्यूयॉर्क टाइम्स और खलीज टाइम्स में एक ही रिपोर्ट छपी है, बिल्कुल शब्द इधर उधर नहीं है, तस्वीर भी एक ही है। 2021 में जब न्यूयॉर्क टाइम्स ने लेख लिखा था ना, तब इसे ना भारत के कुछ अखबारों ने एज इट इज उठा करके रख लिया था। टाइम्स ऑफ इंडिया, अमर उजाला, न जाने कितने अखबारों को अगर आप देखेंगे पीछे जाकर के, बिल्कुल यही बात छापी थी। मैडम, अगर पेड न्यूज़ के तहत अगर आप जाओगे ना, तो बड़े बड़े जाइंट्स है ना, ये सब धरातल में दिखाई देंगे आपको। लेकिन यहां पर एक विशेष ध्यान देने वाली बात है कि आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में छपे एक लेख का हवाला देते हुए बचाव किया। ठीक है, लेकिन छापा किसी दूसरी वजह से पड़ा था। जबकि मनीष सिसोदिया के खिलाफ सीबीआई की जांच दिल्ली के शराब नीति में आई सामने खामियों को लेकर के आ रही थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल उन खामियों पर बात नहीं करके सीधा उन्होंने शिफ्ट किया अपना फोकस सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर। करोड़ों रुपए के लाइसेंस फीस को वापस करने जैसी कई सारी चीजें शामिल हैं इस आबकारी नीति में, उसकी बात अरविंद केजरीवाल ने नहीं की। लेकिन अरविंद केजरीवाल दिल्ली की शराब नीति से जुड़ी बातें नहीं करते हैं, बल्कि न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक खबर के सहारे मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार होने का लाइसेंस वो थमा देते हैं। एक मजे हुए राजनीतिक खिलाड़ी के तौर पर अरविंद केजरीवाल को मैं देख पा रहा हूं। कैसे? मतलब अब तक तो सिर्फ यही कह सकते हैं कि विपक्ष पर ईडी सीबीआई के सहारे ही ना ये सरकार मानसिक दबाव डालेगी, और इसकी आप आदत डाल लीजिए, खबर अब लगाता रहेंगे। अरविंद केजरीवाल एक मुझे मजे हुए नेता इसलिए लगते हैं कि दिल्ली के डिप्टी सीएम सिसोदिया के घर हुई सीबीआई रेड को ना भारत को नंबर 1 बनाने वाली अपने कैंपेन से जोड़ करके अरविंद केजरीवाल ने यहां तक कह डाला कि वो रुकने वाले नहीं हैं। नरेंद्र मोदी जी 3 साल की बात नहीं करते, वो 2047 की बात करते हैं। ऐसी अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। उन्होंने अभियान चला दिया कि एक मिस कॉल नंबर जारी किया और लोगों से समर्थन मांगा। लोगों के साथ साथ मीडिया से मिस कॉल वाले नंबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की अपील भी करते हुए अरविंद केजरीवाल को नंबर 1 बनाने वाले कैंपेन से जुड़ने की अपील कर रहे हैं। ये तो होती स्ट्रेटेजिक मजे हुए नेता की तरह। अब यहां पर मैं आपको खेल समझाता हूं। देखो, ये सब तो पता चल रहा है कि बीजेपी नेता भी अरविंद केजरीवाल के दावों को अपनी तरीके से हवा निकालते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत पता क्या हो जाती है? आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बुरी बात यह है कि सत्ता पक्ष के साथ साथ ना विपक्षी पक्ष जो है कांग्रेस के निशाने पर आ जाना। देखो, कांग्रेस का निशाने पर आ जाना अपना उसका एक अलग, वो भी ठीक है, उसका समझाऊंगा कैसे। बात यह है कि जैसे कि डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पर ना सीबीआई ने शराब नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में जैसी छापेमारी की थी, और आम आदमी पार्टी चाहती है कि पूरा विपक्ष उसके साथ खड़ा हो जाए। लेकिन वहीं पर एक सांसद ने ना बिल्कुल सही बात कही थी कि जब विपक्ष पर ऐसी कार्रवाई होती है तो आम आदमी पार्टी मौन हो जाती है। अभी चाहते हैं कि इनके साथ हम सब खड़े हो जाएं, उनको चुप नहीं रहना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आम आदमी पार्टी नहीं बोलती है। वहीं मनीष सिसोदिया के घर पर सीबीआई के छापे को पवन खेड़ा, जो कि कांग्रेस से हैं, सही कदम बताते हैं। अब सवाल करने वाले बिल्कुल यही सवाल करेंगे, मन में दिमाग में भी बात आएगी कि जिन भी राज्यों में ईडी सीबीआई आईटी जैसे सरकारी एजेंसियां किसी राजनीतिक पार्टी के विरोध में सियासी दल के नेताओं पर कोई भी कार्रवाई करती है, सरकारी एजेंसियों की छापेमारी को क्लीन चिट पकड़ा दी जाती है। लेकिन अगर यही छापेमारी या फिर पूछताछ कांग्रेस के अगर शीर्ष नेतृत्व पर की जाती, जैसे हमने हाल ही फिलहाल में देखा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर, तो यही दुरुपयोग साबित कर जाती, तो यही उसी को दुरुपयोग बता देते हैं कि ये एजेंसियां दुरुपयोग कर रही हैं। अब सवाल तो पूछा जाएगा। देखिए, मैं बताऊं पूरा खेल क्या है। बात यह है कि अब तो अरविंद केजरीवाल ना खुद 130 करोड़ लोगों तक पहुंचने की बात कर रहे हैं, यानी कि मिस कॉल वाला समझिए कैंपेन। मतलब वो कांग्रेस को ओवरटेक करके बीजेपी को चैलेंज करने जैसा अपने समर्थकों और देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं
भले ही ऐसा अगले चुनाव में संभव होता नजर नहीं आ रहा, इसीलिए कांग्रेस को लग रहा है कि यार ये तो हमारी सेकंड पोजीशन छीन लेंगे। इसीलिए अरविंद केजरीवाल के विरोध में खड़े होने की एक सबसे बड़ी वजह हमें तो यही लगती है फिलहाल। आम आदमी पार्टी अपनी नई मुहिम के जरिए 2024 के आम चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तो कांग्रेस को पता है अगर हमने नहीं किया तो ये व्यक्ति हमारा दूसरी पोजीशन भी खा जाएगा। अरविंद केजरीवाल की पार्टी अगर आप देखोगे जहां जहां कांग्रेस मजबूत है वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी मजबूत हुई है और कांग्रेस वहां से हट गई। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि कांग्रेस ने क्यों विरोध किया। कुल मिला के बात भाई ये है कि सीबीआई ईडी का जो टूर है ना वो पूरे 27-28 राज्यों में चलने वाला है। आप मेरे से कहेंगे वैभव ये 27-28 राज्य आपने क्यों बोले, इसमें बीजेपी की सरकार है। सर, अपनों की भी फाइल खोल दी जाती है और उनको अपना कठपुतली बना लिया जाता है। बीजेपी को पता था कि हमें जेपी नड्डा जी का ना नवंबर में उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। नरेंद्र मोदी जी को 2024 में दोबारा आना है। अमित शाह को सेकंड पोजीशन पे रखना है। आरएसएस पीछे हटेगा नहीं। आरएसएस साफ तौर पर जेपी नड्डा की जगह दूसरे व्यक्ति की मांग करेगा और दूसरा व्यक्ति चाहे जो भी आए, लेकिन जो 3 बड़े प्रमुख चेहरे और बीजेपी की पार्लियामेंट्री कमेटी से 3 बड़े चेहरों को हटा करके, यानी कि शिवराज सिंह चौहान, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नितिन गडकरी को बाहर कर दिया और कहा कि आप जो चाहें वो अध्यक्ष रखिए, लेकिन मेरे सामने, मेरे अमित शाह के सामने किसी कोई औकात नहीं। एक साफ संदेश देने की कोशिश ये पार्लियामेंट्री बोर्ड कमेटी को बना करके आरएसएस को दे दी गई है। तो राजनीति में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट कुछ नहीं होता दोस्त। उस ब्लैक एंड वाइट के बीच के पन्ने को भी देख लेना, कोई तीसरा कलर ही निकलता है। ग्रे शेड्स हर जगह होते हैं। आपको क्या लगता है कि मायावती बाहर क्यों नहीं निकल रही है, मुखर होकर क्यों नहीं बात करती है? ये सारी कहानी सब इससे रिलेटेड है। ईडी सीबीआई का अच्छा टूर पैकेज है। देखते हैं आने वाले वक्त में ये खबर कितनी जल्दी आएंगी और कितने रफ्तार से आएंगी और हर दिन में कितने छापों की खबर आएंगी, ये मैं और आप मिलकर देखेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। बीजेपी के ठिकानों पर सीबीआई ईडी नहीं जाती है, इनका प्रवेश वर्जित है। गेट के बाहर लिखा होता है ना, सावधान प्रवेश वर्जित है, तो इस तरह से बीजेपी के पास भी है कि भैया यहाँ आपका प्रवेश वर्जित है। तो कुल मिला के बात यह है कि ये खबरें आम होने वाली हैं। इस वीडियो को 3 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, स्टे अपडेटेड, स्टे एजुकेटेड, सत्यमेव जयते। नमस्कार दोस्तों।